नमस्कार दोस्तों। आज हम कल सीटेट के जो कुछ एमसीक्यू किए हुए थे उसी के आगे हम लोग 20 एमसीक्यूज की सीरीज आज भी करेंगे और ये आपके सीटेट जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है उसमें काफी उपयोगी हैं, तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। ठीक है। तो ये यहां से आया है, एनर्जी से हर बार क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक है अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स। ठीक है, जो कि फॉसिल फ्यूल को के कंजम्पशन को कम करता है। देखो, अल्टरनेट एनर्जी सोर्स क्या होता है? जो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स है हमारा वो क्या है? कोल, डीजल, ठीक है, पेट्रोलियम, गैस, ये सब हमारा जो है हम लोग इसको डेली यूज करते हैं। तो इसका अल्टरनेट सोर्स जो होगा वही अल्टरनेट एनर्जी सोर्स मानेंगे। तो इसमें अल्टरनेट एनर्जी सोर्स जो है वो आपका क्या है? जियो थर्मल एनर्जी। कौन सा है? जियो थर्मल एनर्जी। ठीक है। तो ये वाला आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका जो है आपका आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज। देखो, कंजर्वेशन से पिछली बार भी बताया था मैंने कि कंजर्वेशन से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और कंजर्वेशन से हर बार आता है। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज में है कि क्वेश्चन है इफेक्टिव कंजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज कैन बी अचीव थ्रू। हम अगर कंजर्व मतलब हुआ कि कैसे हम उसकी जो है उसको कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, कैसे रख रखाव कर सकते हैं, कैसे उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज में कैसे अच्छी तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम अच्छी तरीके से उसको पानी को कंजर्व कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से रिवर में वो होता है, तो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज क्या होता है? वो गंदा होता है। ठीक है। दूसरा है डिफोरेस्टेशन अराउंड लेक। अरे भैया, डिफोरेस्टेशन से पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, चाहे लेक के किनारे करो चाहे जहां भी करो। स्टेब्लिश प्रोटेक्टेड वेटलैंड एरिया। हाँ, ये सही है। वेटलैंड एरिया को अगर हम प्रोटेक्ट कर लेंगे इससे क्या होगा कि पानी जो है बचत होगी, पानी की क्या होगी? बचत होगी और हम कंजर्व अच्छे से कर सकेंगे। तो आंसर यही हुआ। ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर वाला ऑप्शन तो एकदम गलत है, एकदम बेवकूफी वाला हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है कि अर्बनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट से आया। अर्बनाइजेशन से हर बार आता है। देखो, कुछ चीजों से तो पक्का आता है कि इन्वायरमेंट ईवीएस है तो इन्वायरमेंट से आएगा। ठीक है। अर्बनाइजेशन से हमेशा आता है। ठीक है। इसमें से वन ऑफ द इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या होता है? ठीक है। तो जब आप अर्बनाइजेशन करोगे तो सबसे बड़ी चीज है पेड़ कटेंगे। ठीक है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें अर्बनाइजेशन का क्या होंगी? इसके एक दुष्प्रभाव होंगे अर्बनाइजेशन के। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी। नहीं भाई, नहीं होगा। रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। अर्बनाइजेशन से एयर पोल्यूशन बढ़ता है तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर क्या होगा? इंक्रीज द ग्रीन हाउस स्पेसेस। ठीक है, तो ग्रीन हाउस स्पेसेस कहां से बढ़ जाएंगे? ठीक है, वो नहीं बढ़ेंगे। द हीट आइलैंड इफेक्ट। हाँ, हीट बहुत बढ़ती है क्योंकि अर्बनाइजेशन में पेड़ पौधे कट जाते हैं। इससे क्या होता है कि हीट बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल हम बता चुके हैं पहले ही पिछली क्लास में। रिन्यूएबल वो होता है जिस एनर्जी का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, जैसे सन, विंड। ठीक है, तो इनका हम क्या कर सकते हैं? बार बार उपयोग कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल ये हुआ कि जो एक बार उपयोग करे दूसरी बार वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो अब इसको समझ गए हो? तो क्वेश्चन है अनलाइक द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर कैरेक्टरिस्टिक बाई। जो हम अभी डिफिनेशन बताएं वही सेम है कि नॉन रिन्यूएबल को जैसे हम जानते हैं कि क्या है, वैसे रिन्यूएबल रिसोर्स को हम कैसे बता सकते हैं या उसको कैसे कैरेक्टरिस्टिक करते सकते हैं हम, कि उसके डिफिनेशन को हम कैसे बता सकते हैं। तो जाहिर सी बात, देयर एबिलिटी टू रीजनरेट क्विकली। ठीक है, पहला वाला ही कि जल्दी से रीजनरेट हो जाते हैं, जैसे सन या विंड हुए। ठीक है, तो ये क्विकली रीजनरेट होते हैं, नॉट
डिप्लीटेड ओवर टाइम, कभी कम नहीं होते, हमेशा सतत रहते हैं। जब तक धरती रहेगी तब तक सन की एनर्जी रहेगी और ये सारी चीज तब तक रहेगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यही वाला आंसर हो गया। ठीक है, अगला सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन से है क्वेश्चन। सस्टेनेबल चीज ही क्या है, पिछली में बताए हुए थे। सस्टेनेबल का मतलब है जिसका उपयोग इस हिसाब से करो कि एक ही बार में ना खत्म हो जाए, चाहे जो भी चीज हो। आज भी उपयोग करो, कल के लिए बचा रहे, परसों के लिए बचा रहे। ठीक है, आज भी वही उपयोग करो और आगे के लिए भी बचा रहे, उसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल बोलते हैं। तो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन का जो एम होता है, उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है कि देखो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट क्या होगा, जो भी ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ जो बस लेके जाती हैं आपको, उन्हें ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो इनका उपयोग जो होता है वो क्या होता है, एक तो भाई एयर की क्वालिटी मेंटेन रहे, साथ में आप का जो है काम भी होता रहे, सिंपल से। ठीक है, तो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट जो है उसका मतलब होगा कि रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल इंपैक्ट थ्रू द यूज ऑफ इको फ्रेंडली ट्रेवल ऑप्शन, जैसे कि इलेक्ट्रिक बस वगैरह हुई, ये सारी इको फ्रेंडली हुई। तो ये सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन का एम यही होता है। ठीक है, इको फ्रेंडली चीजों को यूज करो, तो इससे क्या होगा, एनवायरमेंट भी बचा रहेगा और आप अपना काम भी कर लोगे यात्रा करने वाला। जैसे इलेक्ट्रिक कार, ये सारी चीजें होंगी, इवन ट्रेन भी इलेक्ट्रिक हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक में क्या क्या चीज है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, टॉपिक सही है। Which of the following is a soil conservation technique, इसमें से कौन सी सॉइल कंजर्वेशन की टेक्निक है। पहला है ट्रेसिंग, ठीक है, क्या चीज है, ट्रेसिंग। दूसरा ओवरगेजिंग, ठीक है। तीसरा डिफोरेस्टेशन। चौथा है अनकंट्रोल्ड अर्बन एक्सपेंशन, ठीक है। इस सब में सॉइल कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि हम सॉइल को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, कैसे बचा सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। तो भाई सॉइल को जो है हम कंजर्व करने के लिए या तो पेड़ का जो है आप वो करो, ठीक है, रोपण करो, ठीक है। तो इसमें पेड़ वाला रोपण का तो ऑप्शन दिया नहीं है कि पेड़ लगाने का, ऑप्शन दिया है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग मतलब होता है जो सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं, ठीक है, उसे को हम ट्रेसिंग बोलते हैं। तो हाँ, ये चीज अगर ट्रेसिंग द्वारा रहेगा तो पानी कहीं इकट्ठा नहीं होता, तो पानी कटता नहीं है, सॉरी मिट्टी कटता नहीं है अगर सीढ़ी नुमा हम खेती करते हैं। तो सॉइल कंजर्वेशन ट्रेसिंग के थ्रू हो सकता है। ओवर गेजिंग से क्या होगा कि घास अगर जो है ज्यादा उसमें से चर लिया या काट लिया गया तो मिट्टी की पकड़ ढीली पड़ जाएगी, तो ये बी वाला ऑप्शन नहीं सही है। डिफोरेस्टेशन भी करोगे वही होगा, ठीक है। अर्बन एक्सपेंशन करोगे तभी भी पेड़ काटना, जहां भी पेड़ काटना हुआ वो सॉइल को जो है एक तरीके से खोने का काम हो जाएगा, सॉइल कंजर्व करने के काम बिल्कुल नहीं आएगा। सॉइल कंजर्व का या तो पेड़ लगाओ या ट्रेसिंग वगैरह ये अल्टरनेट चीजें करो, यही वाला ऑप्शन ए, ठीक है। कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है, इससे देखना है। सॉइल पोल्यूशन इज प्राइमरली कॉज्ड बाय, किसके कारण होता है सॉइल पोल्यूशन सबसे ज्यादा भाई, डीप रूटेड ट्रीज नहीं भाई, वो सॉइल पोल्यूशन को रोकता है। ग्रीन मफलर का सुना होगा नाम ना, तो ग्रीन मफलर क्या नाम हुआ कि जितने पेड़ लगाओगे एक तरीके से वो आपका सॉइल के पोल्यूशन को और साउंड के पोल्यूशन दोनों को रोकेगा, ठीक है। तो ट्रीज लगाओगे तो एक तरीके से बचाएगा। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर, ठीक है, ये नुकसान करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हुआ आपका आंसर हो गया, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स किस लिए यूज होता है, ठीक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स हम जो यूज करते हैं वो हम एयर में जो देखो माइक्रो लेवल पर हम ये यूज करते हैं कि जो पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स का जो वो जो माइक्रो लेवल पे हम करते हैं वो बड़ा है, पार्टिकल्स की छोटा है, तो बड़ा होगा एयर पोल्यूशन में आएगा, छोटा बहुत छोटा है, बहुत माइन्यूट है, ठीक है, तो वो जो है एक तरीके से उसको एयर पोल्यूशन में नहीं ऐड करेंगे। तो जो प्राइमरली काम है एयर क्वालिटी इंडेक्स के, इसमें है कि एयर पोल्यूशन का हम लेवल चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, एयर पोल्यूशन का लेवल, मेजरिंग द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन,
ठीक है। अगला है इको फ्रेंडली प्रैक्टिस से क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इको फ्रेंडली प्रैक्टिस, इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन इसमें देख के करना है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक इको फ्रेंडली है? हाँ है, ठीक है। और दूसरा, कार पूलिंग एंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाँ ये भी है, ये है। सिंगल प्लास्टिक यूज तो एक तरीके से नुकसानदायक ही है, इसको बहुत नहीं मान सकते हैं, बट बेटर देन कि अगर इसको कंप्लीटली हटा लिया जाए तो वही अच्छा होता है, ठीक है। प्लास्टिक तो हमेशा नुकसान करता है। बर्निंग गार्डन वेस्ट, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड इन गार्डन, नहीं बिल्कुल भी नहीं है इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली चीज क्या हुई इसमें? कार पूलिंग एंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और वो भी अगर यहाँ ऑप्शन में ये दे देता कि कौन सा ट्रांसपोर्ट ज्यादा अच्छा होता, वो भी इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट, इसे इलेक्ट्रिक बस वगैरह, तो ज्यादा अच्छा था, ठीक है। तो ऑप्शन बी, तो क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है सबसे बेस्ट जो आंसर मानेंगे वो बी वाला मानेंगे। अगर बी ना होता तो ए मानते, ठीक है। ए और बी में से मान सकते थे, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर इसमें है बी। और अगले लेकिन यही ऑप्शन में अगर इलेक्ट्रिक बस लगा देता तो ज्यादा अच्छा होता, ठीक है। अगला है 11 क्वेश्चन, द मेन बेनिफिट ऑफ रिसाइकलिंग वेस्ट मटेरियल, इसका क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है, चाहे आपका मोबाइल हो, कोई भी वेस्ट मटेरियल, घर का कूड़ा हो, आम का छिलका, वो कोई भी चीज हो, उसका क्या बेनिफिट होता है, रिसाइकलिंग बेनिफिट, ठीक है। तो इसका बेनिफिट जो होता है, रिड्यूस द रिसोर्स एंड कंजम्पशन एंड मिनिमाइज द वेस्ट, जो वेस्ट है उसको मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। एक तरीके से रिसोर्स को हम रीयूज भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी, ठीक है, सही होगा। अगला क्वेश्चन है 12वां, कि इंपैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट, ओवर पॉपुलेशन का लीड क्या होता है, कैसा इन्वायरमेंटल का प्रॉब्लम ला सकता है भाई? रिड्यूस ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, डिक्रीज वेस्ट प्रोडक्शन, रिड्यूस, भाई ओवर पॉपुलेशन कहां से करेगा, ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ेगी, ये तो उल्टा ही बोल दिया है। वेस्ट प्रोडक्शन और बढ़ेगा भाई, ठीक है, तो ये भी गलत है। इंक्रीज द कंजर्वेशन एरिया, भैया कंजर्वेशन एरिया घटेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पेड़ कटेगा तो घटेगा, ठीक है, तो इंक्रीज कहां होगा? तो डी वाला ऑप्शन सही है कि स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज इंक्रीज द पॉल्यूशन, ठीक है, ये है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, पॉपुलेशन के साथ पॉल्यूशन भी बढ़ता है और रिसोर्सेज के लिए लड़ाई झगड़ा भी होता है, ठीक है। तो रिस्ट्रेन होगा तो लड़ाई झगड़ा होगा। आज पूरे वर्ल्ड में इसीलिए तो मारपीट हो रही है, ठीक है, कि रिसोर्सेज कम है और इस्तेमाल लोग ज्यादा करना चाहते हैं, ठीक है। ग्लोबल इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव क्या है, इससे लेना देना है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। द क्योटो प्रोटोकॉल का एम क्या था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल का एम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है क्योंकि किससे रिलेटेड है ये क्योटो प्रोटोकॉल, आपका ये रिलेटेड है आपका इन्वायरमेंट से, इसलिए हर साल इससे क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो आया था आपका 1992 में आया था, कब आया था? 1992 में आया, ये जो था 1992 में आया था। और इसका जो एम था, इसका जो एम था उस वहां पे क्या रखा गया था, वहां पर क्या गोल था? इसका था कि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको रोकना पड़ेगा। क्या था? ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रोकना पड़ेगा। और ग्रीन हाउस गैस इमिशन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? इंपॉर्टेंट था CO2। कौन सा था? CO2। CO2 जो है इसी के इमिशन को रोकने की बात क्योटो प्रोटोकॉल में हुई थी। और कहा था ये 1992 में ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। और क्योटो कहाँ है? जापान में है, नाम से ही पता है, ठीक है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 14, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड एजुकेशन। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड एजुकेशन, द पर्पज ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड है, पक्का 100% जान लो कि आना है ऐसे, ठीक है।
द पर्पज ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज टू, इन्वायरमेंट एजुकेशन का मतलब क्या होता है, क्या करना होता है भाई? जाहिर भाई जब एजुकेशन देखो तो अवेयरनेस फैलाओगे, ठीक है, इन्वायरमेंट को लेके, तो सिंपल सा है। इसमें देखो ऑप्शन कौन सा है कि इन्वायरमेंट को लेके, प्रमोट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यू, ये देखो मिल गया, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। कौन सा? बी वाला। ये अगला है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये भी कंजर्वेशन है, ठीक है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन हम कैसे, इसका संरक्षण, कंजर्वेशन मतलब क्या हुआ कि संरक्षण हम कैसे करेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, द मेन गोल ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन का मेन गोल क्या है भाई? ये मेन गोल जो है कि पेड़ को बचाना, फॉरेस्ट मतलब हुआ पेड़, और जो स्पीसीज हैं उन्हीं को बचाना। भाई जंगल रहेगा तो जंगल में रहने वाले रहेंगे, उसी से जंगल का की सुंदरता है, ठीक है। तो इसी देखो जंगल और जंगल में रहने वाले स्पीसीज को मेंटेन करना, इकोलॉजिकल बंजर, उसी को क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन उसी को बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर, ठीक है। अगला, इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड, वेटलैंड का एरिया जो होता है जहां पानी वगैरह होती है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है वेटलैंड का, ठीक है। इसका काम है, जो पानी होता है, जो वेटलैंड एरिया होता है, वहां सारे बहुत सारे वेटलैंड से रिलेटेड जो है पेड़ पौधे भी होते हैं। तो एक तरीके से वाटर को वो क्या करते हैं, फिल्टरिंग द पोल्यूटेंट एंड प्रोवाइडिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। जैसे आप मैंग्रोव फॉरेस्ट देखोगे, ठीक है, सुंदरवन के, तो वो वेटलैंड एरिया आ गया। वेटलैंड एरिया में क्या होगा, उसी टाइप के जो होंगे फॉरेस्ट होंगे, वहां पे वैसे स्पीसीज भी मिलेंगे। तो इनका वेटलैंड का मेन चीज क्या है, फिल्टरिंग द पोल्यूटेंट। क्या काम है? फिल्टरिंग द पोल्यूटेंट एंड प्रोवाइडिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। क्या प्रोवाइड करते हैं? वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ठीक है। अगला, इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन के कारण क्या होता है? देखो कुछ चीजें जान लो, डिफोरेस्टेशन से क्या क्या नुकसान होगा। सॉइल इरोजन होगा, ठीक है, सॉइल जो एक तरीके से है, जो सॉइल कंजर्व होता है और सॉइल को बांधे रहता है, अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो वो चला जाएगा। पोल्यूशन होगा, एक दो चीजें तो आप खुद ही जानते हो, ठीक है। लेकिन अब उसमें देखो क्या है कि सॉइल इरोजन हम बता चुके हैं, ठीक है, और लॉस ऑफ हैबिटेट, ठीक है। आप ऑप्शन देख के आराम से मान लोगे कि अगर हम एक तरीके से डिफॉरेस्टेशन, पेड़ को काटते हैं तो क्या क्या नुकसान होगा। बहुत कॉमन चीज है, लीडिंग सॉइल इरोजन एंड लॉस ऑफ हैबिटेट, ठीक है। अब ओशियन के कंजर्वेशन पे देखते हैं 18वां, प्रोटेक्टिंग द ओशियन एसेंशियल फॉर। अगर हम ओशियन को प्रोटेक्ट करते हैं तो किस लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रिजर्व क्या होगा, मरीन बायोडाइवर्सिटी, जो समुद्र के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है, वो तरीके से मछली हुआ, वहां भी पेड़ पौधे हैं। मतलब यहाँ की आपकी जमीन की बायोडाइवर्सिटी से ज्यादा घना है वहां की बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, वहां का अपना इकोसिस्टम है। तो जब हम प्रोटेक्ट करते हैं ओशियन को, मतलब हम इन सबको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रिजर्व हम एक तरीके से कर लेंगे किसको, ऑप्शन बी, मरीन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। क्या करेंगे, मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड सपोर्टिंग ह्यूमन लाइफ। मरीन बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी तो ह्यूमन लाइफ भी खतरे में आ जाएगी। अगला 19वां क्वेश्चन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल शब्द से ही मालूम चले, ठीक है, कई बार बता चुके सस्टेनेबल का मीनिंग क्या हुआ, जो हम कोई चीज आज भी उपयोग करें और फ्यूचर के लिए और उसके आगे के लिए बची रहे, या कंप्रिहेंसिव यूज हो, ऐसा ना हो कि सिंगल यूज हो। सस्टेनेबल शब्द का मतलब है कंप्रिहेंसिव, चारों तरफ से। भाई अगर सस्टेनेबल का मतलब हुआ कि हम पानी के साथ पेड़ को भी लगा सके तो ज्यादा सस्टेनेबल है। मतलब एक तरीके से सबको लेके चले, सबका साथ सबका विकास वाला हिसाब किताब, ठीक है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एम, उसका एम क्या होता है, ठीक है। मैक्सिमाइज द यूज ऑफ केमिकल इनपुट, नहीं भाई गलत बिल्कुल। इंश्योर लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एनवायरमेंटल हेल्थ, हाँ बिल्कुल बी वाला ऑप्शन सही, यही वाला ही सही है कि लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव और एनवायरमेंटल हेल्थ, ठीक है। अगला 20 लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं। एनवायरमेंटल पॉलिसी से रिलेटेड है। एनवायरमेंटल पॉलिसीज आर इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट होता है भाई? एनवायरमेंटल की जितनी भी पॉलिसी बनती है उनका एम क्या होता है, एक तरीके से
हम इन्वायरमेंट को मतलब इन्वायरमेंट का भी प्रोटेक्शन हो जाए, साथ में डेवलपमेंट भी हो। तो कहने का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज वेल एज क्या है, जो है इन्वायरमेंट का यूज भी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका होगा कि प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यही इसी का एम होता है। ठीक है, इसका क्या एम होता है, ये होता है। ठीक, तो आज की क्लास के लिए इतना है, फिर बाकी आपको क्लासेस और भी दी जाएंगी। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।